नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 114 के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिए, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आखिर रूस की क्रांति रूस में ही क्यों हुई, अन्य यूरोपीय देशों में क्यों नहीं हुई, किसान और मजदूर वर्ग का उसमें क्या योगदान था, और रूस के जो आसपास के क्षेत्र थे जिन पर जारशाही चलती थी, वो लोग किस प्रकार से आत्मनिर्णय की बात कर रहे थे, और क्या रूसी क्रांति एक बार में हुई। तो हमें पता चला कि रूसी क्रांति के 3 चरण थे। इन सब की चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिए, ताकि चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो और कमेंट करके हमें जरूर बताया करो कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जब 1917 में रूसी क्रांति सफल हो गई और नया शासन तंत्र स्थापित हो गया, रूस की जो जारशाही थी उसे समाप्त कर दिया गया, और जो सुधार चाहिए थे उन सुधारों की बात की जाने लगी, तो क्या रूस में एक नई सोसाइटी की स्थापना हुई, रूस में एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना हुई, और अगर हुई तो क्या आसानी से हुई या फिर उसके सामने कुछ समस्याएं थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति होती है, और उसके बाद सोवियत यूनियन का स्थापना होती है। परिणामतः नया राष्ट्रपति बनता है कौन? व्लादिमीर लेनिन। तो किसी भी देश में अगर आपको किसी सिस्टम की स्थापना करनी है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको पूरी तरीके से एक प्लान चाहिए होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, एक ऐसी मशीनरी की जरूरत होती है जो मिलकर देश को चलाए। तो ऐसे में रूस में क्रांति तो हो गई, लेकिन सिस्टम नहीं था। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने सिर्फ ना क्रांति के आदर्श दिए थे, उन्होंने सिस्टम चलाने के लिए ना कोई सिस्टम दिया नहीं था। तो ऐसे में कोई एक ढांचा उपलब्ध नहीं था जिसके माध्यम से देश को चलाया जाए। क्योंकि देखिए, क्रांति करने के लिए तो आपको साहस की जरूरत होती है, बलिदान की जरूरत होती है, और आपने अपना वो साहस दिखाया, आपने वो बलिदान दिया, और क्रांति सफल भी हो गई, और एक नई पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना भी हो गई। लेकिन मुद्दा ये आता है कि अब नए पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया कैसे जाए। क्योंकि गली में बैठकर ये कहना बहुत आसान होता है, क्या कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना ये कर देता। लेकिन ना जब प्रधानमंत्री के पद पर आप जाओ ना, और इतनी सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं कि किस सेक्टर को किस सेक्टर की ओर ले जाया जाए, तब असली चुनौती आती है। इसलिए गली में बैठकर ना पॉलिटिक्स के बारे में बात करना बड़ा आसान होता है। तो देखो कितनी सारी समस्या आई। तो कह रहा है किसी देश में क्रांति के समान समाजवाद की स्थापना करना, इसके लिए शौर्य, साहस और संघर्ष की जरूरत होती है। और बॉल्शेविकों ने अपना संघर्ष तो दिखाया, लेकिन उनके पास ना समाजवादी समाज का कोई भी ढांचा, कोई भी स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं था कि इस तरीके से मैं देश को आगे चलाऊंगा। क्योंकि मार्क्स ने पूंजीवाद का विश्लेषण तो किया था, लेकिन व्यवहार में समाजवाद का कोई विस्तृत नमूना नहीं था। पूरी दुनिया में कहीं पर भी समाजवाद की स्थापना नहीं हुई थी। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जो समाजवादी गवर्नमेंट हो, जो अच्छे से देश को चला सके। ऐसे में पहली बार ये प्रयोग रूस में हो रहा है। तो रूसी क्रांतिकारियों के सामने केवल उनके आदर्श थे, जो कि समाजवादी विचार के प्रमुख सिद्धांत थे, लेकिन उन्हें उन पर निर्भर रहना था, और एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना करनी थी जहां पर इकोनॉमिक रूप से सब लोग इक्वल हों। तो आर्थिक विकास कैसे किया जाए? क्योंकि रूस अब भी पिछड़ा हुआ देश है। क्योंकि क्रांति से रूस में कोई नए तरीके से हीरे तो बरसने नहीं लग जाएंगे, तो क्रांति के बाद रूस अब भी पिछड़ा हुआ है। आर्थिक विकास की रणनीति ऐसी बनानी है जिसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा ना हो कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, बल्कि सब पे बराबर रूप से प्रभाव पड़े। पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म भी करना है। और जब आप इतना कर रहे हो तो पूंजीवादी देश भी चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। ऐसे में जितने भी पूंजीवादी देश थे वो यहाँ पर आक्रमण करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो ऐसे में रूस के सामने दो चुनौतियां होंगी। पहली चुनौती ये होगी कि वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को मजबूत करे, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करे, अन्य देशों का समर्थन हासिल करे, और पूंजीवादी देशों से लड़ाई भी करे। तो ऐसे में बड़े बड़े जो भूमिपति थे, बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, उनकी पूंजी जो थी वो डूब जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। क्योंकि उन्हें लगना था कि इस क्रांति से सब चीज़ें जो है वो साधारण जनता में बढ़ जाएगी, किसानों में बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो बड़े बड़े भूमिपति थे वो किसानों के अगेंस्ट हो गए। इतना ही नहीं, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग थे ये मजदूरों के अगेंस्ट हो गए, और इन्होंने पूंजीवादी देशों से मदद मांगी। परिणामतः देश में एक गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध में एक और तो किसान था, मजदूर था, और दूसरी और बड़े पैमाने पर पूंजीपति थे, भूमिपति थे। तो तेज गति से आर्थिक विकास करना है, सामाजिक न्याय भी करना है, मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देनी है, और ये सब चीज़ें बहुत आसान भी लग रही हैं, लेकिन रियलिटी में इन्हें प्राप्त करना बहुत आसान नहीं था। ऐसे में समाजवाद के निर्माण में बहुत सारे राजनीतिक मतभेद भी थे। एक बहस से छिड़ी हुई थी कि क्या क्या चीज़ें करी जाए। तो ऐसे में रूस उस समय एक ऐसा अखाड़ा बन गया जहां पर नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई नई पॉलिसीज बन रही हैं। पिछड़ापन का कटु सत्य उनके सामने है। पूंजीवादी विश्व की शत्रुता भी उनके सामने है। रातों रात वो पूंजीवादी देशों के क्या हो गए? शत्रु बन गए। गृह युद्ध उनके सामने है। कई आदर्श जो समाजवाद के थे वो मिट्टी में मिल चुके हैं, और समाजवाद की कई इच्छाएं समाज ने अस्वीकार कर दी हैं।
यूरोप के कई देशों में क्रांतियां सफल नहीं हुई, ये चीज़ भी इन्हें दिख गया। और ऐसे में रूस में अगर क्रांति सफल हो गई है तो उसकी रक्षा में भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसकी सब के माध्यम से एक नई सत्ता की स्थापना हो रही है, लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के साथ। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उसके बाद जो सत्ता की स्थापना हुई, इस सत्ता की स्थापना इतनी आसानी से नहीं हुई, बहुत खून खराबा हुआ, बड़े पैमाने पर गृह युद्ध हुआ, बड़े पैमाने पर पॉलिसीज बनाई गई, पॉलिसी फेल भी हुई। ये सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो देखो अब शुरुआत ये हो रही है कि शुरुआत का विधान यानी कि शुरुआत में कानून कैसे बन रहा है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले रूल और रेगुलेशन की जरूरत होती है और इसके लिए हमें संविधान बनाना पड़ता है। तो सोवियत यूनियन का जो पहला संविधान बना उसका उद्देश्य ये था कि हम पूंजीवाद के जो आर्थिक आधार है उसे समाप्त कर देंगे, समाजवाद की आधारशिला रखेंगे, समाजवाद में यानी कि सभी को संपत्ति में बराबरी का हक दिलाएंगे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने विदेश नीति भी अपनाई और निजी मुनाफे की भी बात करी, व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद जैसे जो पूंजीवादी मूल्य थे उनमें परिवर्तन लाना था, यानी कि पूरी तरीके से सिस्टम को चेंज कर देना था, प्राइवेट सेक्टर को लगभग खत्म कर देना था। तो सबसे पहले क्या करा गया, जब आप प्राइवेट सेक्टर को खत्म करोगे तो सबसे पहली जो वार होगा वो होगा उद्योगों पर। तो सबसे पहले उद्योगों में निजी संसाधनों को समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि आज से इन पर मजदूरों का कंट्रोल होगा। कारखानों पर मजदूरों का आधिपत्य हो गया यानी कब्जा हो गया, मजदूरों को लीडरशिप दे दी गई और पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन सिस्टम था यानी कि जो उत्पादन प्रक्रिया थी उस पर मजदूरों का कंट्रोल हो गया, कारखाने उन्हीं के अधिकार में दे दिए गए। तो समाजवादी देश में सामाजिक नियोजन के तहत उद्योग पर राज्य का अधिकार हो गया, परंतु युद्ध के दिनों में और बाद के वर्षों में मजदूरों के कंट्रोल से कई मुश्किलें सामने आई। यानी कि अनाड़ी को अगर आप राजा बना दोगे तो भी बड़ी दिक्कत आएगी, वो आप अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो पहला तो इन्होंने क्या करा, उद्योगों को मजदूरों के हाथ में दे दिया। अब मुद्दा था कृषि का, क्योंकि दो ही व्यवस्थाएं होती हैं जो किसी देश को चलाती हैं, या तो कृषि या उद्योग। तो उद्योग में तो इन्होंने परिवर्तन कर दिया, मजदूरों को सत्ता दे दी। अब इन्होंने पता है क्या करा, बड़े बड़े जमींदारों को जमीनों से बेदखल कर दिया, जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन्होंने कह दिया आज से सारी जमीन अंडर गवर्नमेंट है और सारी जमीन को किसानों को बांट दिया गया और ये कहा गया कि किसान इस पर अपना उत्पादन करें और उस उत्पादन को वो कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन को खरीद और बेच नहीं सकते क्योंकि ज़मीन किसकी है, गवर्नमेंट की। तो कृषि के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, 1917 में नई भू राज्य आज्ञा दी गई, भूमि प्रथा समाप्त कर दी गई, जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, निजी रूप से खेती करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करने के लिए जमीन किसानों के बीच बांट दी गई, यानी कि जमीन पर किसान का नियंत्रण रहेगा और लेकिन बस वो उसे खरीद नहीं सकता और बेच नहीं सकता। परिवार के सदस्यों के हिसाब से जमीन बांटी गई, यानी कि जिसके परिवार में ज़्यादा सदस्य होंगे उन्हें ज़्यादा जमीन मिली, जिनके परिवार में कम सदस्य थे उन्हें कम जमीन मिली। इस जमीन इस पर किए जाने वाले श्रम से जो आय थी वो निजी आय होगी, जो बंदा जितनी मेहनत करेगा भैया, जिसके खेत में जितनी खेती होगी वो उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन वो जमीन बेच नहीं पाएंगे और ना ही दूसरों के श्रम का शोषण करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। इस प्रकार कृषि व्यवस्था में जो शोषण था वो खत्म कर दिया गया। आज भूमि निजी संपत्ति नहीं रह गई, बल्कि उत्पादन और स्वामित्व का समाजीकरण नहीं किया गया, यानी कि भूमि का तो समाजीकरण कर लिया गया, इसके अलावा जो उत्पादन होगा वो किसान का होगा और जो स्वामित्व होगा वो किसान का होगा। 28 दिसंबर 1917 को जितने भी निजी बैंक थे इन्हें भी अंडर गवर्नमेंट कर दिया गया, इनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंक के जितने भी शेयर होल्डर थे उनका स्वामित्व खत्म हो गया, जितने भी विदेशी ऋण थे उन्हें नकार दिया गया कि भैया हमने कोई विदेशी कर्जा नहीं लिया। रूसी क्रांति ने वर्ग आधारित समाजों को भी नष्ट कर दिया, क्लासें खत्म कर दी, सब बराबर कर दी। वेतन में हालांकि जरूरी अंतर बना रहा, यानी कि जो उच्च पद पर लोग थे उनको वेतन ज़्यादा मिला, निम्न पद वाले लोगों को वेतन कम मिला। युद्ध की परिस्थितियों और असीमित उत्पादक के कारण लोगों का काम और योग्यता हिसाब से वेतन नहीं मिल पा रहा था, यानी कि जिस तरीके से वहाँ की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था यानी कि जो उस समय डाउनफॉल पे थी, बिल्कुल निम्न स्तर पर थी। और युद्ध आपको पता ही है 1914 से 18 चला ही था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसकी वजह से जितनी लोगों की योग्यता थी उतना तो वेतन नहीं मिल पा रहा था, वेतन कम ही मिल रहा था, यानी कि अगर कोई किसी की योग्यता 50,000 रुपये के वेतन की है तो उसे उसके बदले में 20,000 ही उस समय मिल रहे थे। उसका रीज़न ये था अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा क्या थी, गिरी हुई थी। तो सफ़ेद पोशो लोगों को अगर वेतन कम मिलता है ना तो वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोश लोगों की देखो, आज हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब लोग कोई लेना चाहते हैं, उसका रीज़न ये है उन्हें बैठ के फ्री का खाना है और उसके बाद काम करना नहीं है, अगर जनता का काम करना है तो उससे ही पैसे लेने हैं। अदरवाइज अगर ये भ्रष्टाचार थोड़ा सा खत्म हो जाए ना, मुझसे लोग पूछते हैं गवर्नमेंट भ्रष्ट है या फिर कर्मचारी, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है, कर्मचारी भ्रष्ट है, क्योंकि जिस दिन सारे कर्मचारी ईमानदार हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के बस की ही नहीं है वो भ्रष्टाचार कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचार करती है वो अधिकारियों की दम पर ही तो करती है। ऐसे में अधिकारियों को ना ईमानदार खुद होना पड़ेगा। तो राजनीतिक स्तर पर देखोगे तो जो नया राज्य है ये अपने आप को सर्वहारा का अधिनायकवाद कह रहा है, यानी कि समाजवादी जनतंत्र के रूप में परिभाषित कर रहा है। इसने मुट्ठी भर लोगों की अपेक्षा जनता के बहुमत को प्राथमिकता दी, यानी किसी भी देश में हमेशा जो जमींदार होते हैं और जो पूंजीपति वर्ग होते हैं ये कुछ ही लोग होते हैं, जबकि बड़े पैमाने पर जनता क्या होती है, निर्धन होती है, किसान होती है, मजदूर होती है, जमीनी स्तर पर लोग जुड़े होते हैं।
तो जो यहाँ की रूस की पहली जो सरकार थी, ये सरकार ऐसी थी जिसने मेजोरिटी को बढ़ावा दिया। इसने वास्तव में किसानों और मजदूरों के लिए कार्य किया और राजनीतिक रूप से इसने कब्जा स्थापित किया। तो इससे हमें पता चलता है कि देखो कितनी आसानी से ये चीज़ें हो गई, लेकिन इतनी आसानी से होगा नहीं। मुद्दा तो ये उठता है, कोई चीज़ स्थापित हो गई, डजेंट मैटर वो चीज़ कितने दिनों तक रही, मैटर इज डैट। अब क्या होता है, परिवर्तन की लोकप्रिय पहल देखो। तो रूस में जो मुद्दा हुआ, रूस में जो नई व्यवस्था बनी, ये व्यवस्था थोड़े दिनों में ना औकात दिखा देगी। क्योंकि मजदूरों को अगर आप राजा बनाओगे, तो राजा के अंदर इतना, मैं ये नहीं कह रहा कि मजदूर राजा नहीं बन सकता, मजदूर राजा बन सकता है, बट उसके पास उतनी एजुकेशन होनी चाहिए, उतना उसके पास सिस्टमेटिक सोच होनी चाहिए कि वो चीज़ों को चला सके। इसके लिए पहले लोगों को ट्रेंड करना चाहिए। अब मान लो कोई बंदा मजदूरी कर रहा है, वो ईंट उठा रहा है, उसे उठा के आपको आज से तू राष्ट्रपति है, थोड़ी वो राष्ट्रपति वाला काम कर लेगा, उसे ट्रेंड तो करोगे आप पहले। तो बॉल्शेविक नेतृत्व ने पुरानी व्यवस्था तो तोड़ दी, नई व्यवस्था की स्थापना तो कर दी, और जो अपना वायदा किया था उस वायदे को पूरा तो कर दिया। किसान और मजदूरों ने अपने ढंग से क्रांतिकारी परिवर्तन में भूमिका जो अदा करी थी, उनका फल तो उसे मिल गया। लेकिन मुद्दा तो आगे बना। भूमि कम्यून, ग्राम सभाएं, किसान सोवियत ने गांव में सामाजिक राजनीतिक बदलाव को देख तो लिया। बॉल्शेविकों द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। ग्रामीण ढांचा फिर से पुनर्निर्मित हुआ। कुछ ही वर्षों में लाखों एकड़ खेती की मिल्कियत बदल गई, सब किसानों में बांट दी गई। गांव में पुरानी राज व्यवस्था जो चलती थी पहले भूमिपति वाली, पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। शहरों में भी यही चीजें हुई, सोवियत सभी प्रकार के अधिकार मिले, मजदूरों के कंट्रोल के नारे गूंजने लगे। इन नारों के कार्य रूप से स्थानीय रूप से 2/3 कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि लगभग 67% कारखाने जो थे वो अंडर गवर्नमेंट आ गए। मजदूरों ने कारखानों और उसकी संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया, उत्पादन पर कंट्रोल कर लिया, और सब चीज़ें अच्छी लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब सारे गरीब जो लोग हैं वो अमीर हो जाएंगे, राइट टू इक्वलिटी आ जाएगी। आमतौर पर चारों तरफ डेमोक्रेसी की बात की गई, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई, स्थानीय पहलों की बात की गई, लोकप्रिय निर्णय लेने की लहर थी। हर जगह लोग एक्टिव थे और हर जगह लोग, ऐसा लग रहा था सब खुश थे। लेकिन मुद्दा ना 1918 के बाद शुरू होगा। तो क्रांतिकारी परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया थी, ये 1918 तक आता आते संकट में फंस गई। यानी कि शुरुआत में 2-4 महीने, 5 महीने तो मौज आई, भैया मस्त चल रहा है एकदम मामला, सेटअप, घूमो फिरो ऐश करो। लेकिन 1918 के बाद, यानी कि 6-8 महीने जब सत्ता को हो जाएंगे, तो ये ना अपने ही प्रयासों में क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, और मामला ना फंसता जाएगा। क्योंकि देखो, किसान जो अपने खेतों में खेती करेगा ना, ये प्रॉफिट लेने की सोचेगा, लेकिन इसे प्रॉफिट मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ज़मीनें जो बांटी जाएंगी, उस ज़मीनों को बांटने से ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी और पैदावार उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। और इधर मजदूर वर्ग औद्योगिक व्यवस्था को चला नहीं पाएगा। इधर गृह युद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जो पूंजीपति हैं जिनकी ज़मीनें छीनी गई, वो खाली थोड़ी बैठ रहेंगे। जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके उद्योग आपने छीन लिए, वो खाली थोड़ी बैठ रहेंगे। वो जाएंगे, पूंजीवादी जो देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनसे मदद मांगेंगे, अमेरिका से मदद मांगेंगे, और अमेरिका इनको हथियार देगा, ब्रिटेन फ्रांस इनको हथियार देंगे, और ये पूरी तरीके से समाजवाद को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे में रूस में क्या हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। तो रूसी व्यवस्था जो सिस्टमेटिक वे में चल सकती थी, इक्वलिटी हो सकती थी, हर एक व्यक्ति शायद अच्छे से जी सकता था, लेकिन उसे जीने नहीं दिया गया। परिणामतः ये हुआ कि क्रांतिकारी ताकतों को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। जो भूमिपति थे, अभिजात तंत्र थे, बुजुर्ग वर्ग थे, इन्होंने अपनी सशस्त्र सेनाओं से पूंजीवादी देशों की सेनाओं की मदद से समाजवादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हस्तक्षेप किया। परिणाम ये हुआ कि इस गृह युद्ध की वजह से लोग गृह युद्ध में फंस गए, तो उत्पादन में कमी आई। अब उत्पादन में कमी आएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाएगा, वितरण भी नहीं हो पाएगा। आर्थिक दृष्टि से वैसे ही कमजोर था रूस, अब सोवियत सरकार और ज़्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगी। भोजन की आपूर्ति एकदम से रुक जाएगी, क्योंकि किसान अब लड़ाई करेगा या फसल उगाएगा। अनिवार्य वस्तुओं की कमी हो गई। परिणाम ये हुआ कि चारों तरफ भुखमरी फैल गई, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि महंगाई बढ़ गई, बीमारी तांडव रूप से नाचने लगी, यातायात पूरी तरीके से रुक गया, चारों तरफ से अव्यवस्था फैल गई। किसान और मजदूरों ने अपने नए अधिकारों की रक्षा करने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से संघर्ष करने शुरू हुए। परिणाम तो आप जिधर देखोगे उधर संघर्ष हो रहे हैं, जिधर देखोगे उधर लोग खून के प्यासे हैं। इस स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए जून 1918 में बॉल्शेविकों ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली, नई राजनीतिक कदम उठाए, जिन्हें युद्ध साम्यवाद कहा गया। तो नई आर्थिक नीतियां क्या थी, ये नई पॉलिसीज क्या थी, चलिए जानते हैं। तो भोजन की समस्या ने निसंदेह युद्ध में और भी ज़्यादा विकट स्थिति को पैदा कर दिया। इस समस्या का संबंध क्रांति द्वारा निर्मित ढांचागत व्यवस्थाओं से था। देखो, युद्ध तो था ही था, लेकिन जो सिस्टम बनाया गया था वो भी था। किसानों के बीच में जो भूमि बांटी गई, इससे कृषि उत्पादन कम हुआ, क्योंकि ये छोटा सा कृषक उत्पादन था, जिसमें किसान ज़्यादा आमदनी चाहता था, अपना जीवन स्तर सुधारना चाहता था, और अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं से वो प्रेरित था, इसलिए वो ज़्यादा उत्पादन करना चाहता था। लेकिन युद्ध की वजह से संसाधनों को हानि पहुंचेगी, उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, उत्पादन में गिरावट होगा। इस प्रकार किसानों ने बाजार के लिए उत्पादन करना बंद कर दिया। अब किसान पता है क्या कर रहा है,
वो अपना पेट भरने के लिए उतना ही उगा रहा है जितना उसे खाना है। तो हर एक किसान अगर उतना ही उगाए जितना उसे खाना है, वो बाजार के लिए काम करना बंद कर दे, वो सोचे आहा आज हरिया सोएगा, तो बाकी लोग तो भूखे मर जाएंगे। तब आपको सही में ना अन्नदाता की कीमत पता चलेगी किसान है क्या। तो किसान अगर सारे यहाँ पर यही हुआ, किसानों ने मौज मारनी शुरू कर दी, तो ये दिक्कत यहाँ पर हो गई जिसकी वजह से भोजन की कमी हो गई। शहर में रहने वाले गरीबों और सैनिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सोवियत सरकार ने किसानों से अनाज जबरदस्ती वसूल करने लिए। उद्योग पुनः जीवित करने के लिए सभी उद्योगों पर राज का नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, क्योंकि मजदूर भी अब तरीके से काम नहीं कर रहे। सरकार ने सभी अनाजों और खाद्यान्नों की निर्धारित दाम पर वसूलना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा मैं इतने में खरीदूंगी और जबरदस्ती वसूलनी शुरू कर दी। खाद्यान्न वसूलने के लिए शहरी दस्तों का निर्माण किया गया। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी किसान निजी व्यापार नहीं करेगा, वो सारी की सारी फसलें किसको बेचेगा, गवर्नमेंट को। फिर अनाज के सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था की गई कि सारा अनाज हम लेंगे किसानों से और डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, यानी कि बेचेंगे हम। इसके जवाब में किसानों ने उत्पादकता और भी कम कर दी कि जाओ, हम सिर्फ अपने खाने के लिए उगाएंगे, हम तुम्हें देंगे नहीं, जब हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो हम मेहनत करेंगे क्यों। जिसकी वजह से उत्पादन तेजी से गिरा और खाद्यान्न संकट और भी ज़्यादा गहरा हो गया। 1920 और 21 में तो भाई साहब अकाल पड़ गया था। किसानों ने जमाखोरी करी, अनाज काला बाजार में करी, ऊंचे दामों पर कर बेचा, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई और सरकार की जो वसूली प्रक्रिया थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि अकाल पड़ा तो वो बंदे फसल देंगे कहाँ से। गृह युद्ध में जीत हासिल होगी सोवियत सरकार को और बड़े पैमाने पर और भी विरोध होंगे। किसान भी विरोध करने ले जाएगा सोवियत के विरोध में। अधिक से ये तो बात रही खेती की, अब बात कर लो औद्योगिक इकाइयों की। तो अधिक से अधिक संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने जितने भी उद्योग थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इवन रेलवे को भी मजदूरों के नियंत्रण से छीन लिया गया और इसे भी एक अर्धसैनिक नेतृत्व के नियंत्रण में कर दिया गया। 80 से 90% तक जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे ना, सबको गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया गया भाई। और 5 से कम मजदूर वाली हुई जो फैक्ट्री थी ना, यानी छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ थी जिनमें 3 4 5 मजदूर काम करते थे, उनको भी अंडर गवर्नमेंट कर दिया गया। अब ऐसे में सारा सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, तो इन मजदूरों को मिला क्या, कुछ भी नहीं। अब ये मजदूर भी क्या कर देंगे, विरोध कर देंगे। किसान और मजदूरों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से युद्ध और भी तेज गति से रूस के अंदर बढ़ जाएगा। यानी कि 1917 में रूसी क्रांति तो इसलिए हुई थी कि एक नए सिस्टम की स्थापना करेंगे। लेकिन जो ये नया सिस्टम हुआ 6 महीने बहुत अच्छा भी लगा, जैसे कि शादी के बाद बिल्कुल नई नई दुल्हन। लेकिन उसके बाद मुद्दा तो उसके बाद सेटअप हुआ जब पैसे खत्म हो गए, सिस्टम क्रैश कर गया पूरी तरीके से। अब भैया नए तरीके से क्या करा जाए, तो अब ये नई पॉलिसी बनाएंगे। तो आमतौर पर युद्ध साम्यवाद को इसके आर्थिक उपाय और उसकी प्रतिक्रिया के संदर्भ में देखा जाता है। यानी कि साम्यवादी जो थे, लेनिन जो था, ये सही तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं चला पाया, जिसकी वजह से शायद ये युद्ध हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। और हर एक बंदा अपनी जरूरत के लिए काम करता है। समाजवादी निर्माण की जरूरतों की वजह से किसान और मजदूरों के बीच में संघर्ष होगा। सोवियत और दल संगठनों के बीच में चीज़ें प्रभावित होंगी। आर्थिक स्तर पर पूरी तरीके से ये सिस्टम असफल हो जाएगा। किसान युद्ध और शहरी असंतोष को बढ़ावा मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग चलेगी और ये सब समाजवाद के आदर्शों पर क्या करेंगे, कुठार। क्योंकि हम समाजवादी संस्था लाई किस लिए थे, हम इसलिए तो लाए थे किसानों को उनका हक मिले, मजदूरों को उनका हक मिले, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, लोगों को सस्ते दाम पर चीज़ें मिले। यही तो आम जनता चाहती है कि लोगों को पूरी तरीके से रोजगार मिले, चीज़ें सारी सस्ती मिले, लोग अपने ऐशो आराम से जीवन जी सके, उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े। यही तो समाजवाद के आदर्श थे। लेकिन ये चीज़ नहीं हुए। परिणाम तक किसानों के विद्रोह के बाद 1921 में 9 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। लेनिन को मजबूर होकर अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ी और उसने घोषणा कर दी हम जल्दी ही नई पॉलिसी लाएंगे। ऐसे में अस्थायी उपाय शुरू कर दिए गए। इसे रूस की अंदरूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्या नई आर्थिक नीति रूस को पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ा पाएगी? आगे चैप्टर में इसी की चर्चा की गई है। तो चलिए जानते हैं कि रूस की नई आर्थिक नीति 1921 के बाद क्या थी। तो राजनीतिक और आर्थिक संकट से निपटने के लिए न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी की स्थापना होती है 1921 में। अनाज वसूली के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया जाता है। यानी कि पहले जो सरकार किसानों को ज़मीन दे दी गई थी और ज़मीन पर जितनी भी खेती होती थी सरकार उनसे क्या करती थी, अनाज वसूलती थी। तो सरकार ने कहा अब हम अनाज नहीं वसूलेंगे, तुम जिसे मर्जी उसे अनाज बेचो, आप अनाज बेचने के लिए स्वतंत्र हो, बदले में हमें टैक्स चाहिए और टैक्स के रूप में आप हमें अनाज दोगे। अब जब इन्होंने अनाज वसूल किया टैक्स में, तो ये तुलना में बहुत कम था, क्योंकि अब किसान अतिरिक्त अनाज अपने पास रख सकते थे और निजी तौर पर उसे बेच भी सकते थे। तो 1924 में फिर से इन्होंने चेंज किया। अब इन्होंने कहा हम ना अनाज को वस्तु के रूप में आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम मुद्रा के रूप में टैक्स लेंगे। आप अपना निजी व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1925 में ज़मीन भी पट्टे पर दी जाने लगी। यानी कि ज़मीन इस हिसाब से दी जाने लगी कि हमें साल भर में इस ज़मीन से इतना टैक्स चाहिए, उसके बाद आप जितना भी कमा सकते हो कमाओ। तो 1925 में जब जमीन पे पट्टेदारी व्यवस्था शुरू हुई, तो मजदूर रखने पर लगे प्रतिबंध को भी ढीला कर दिया गया, क्योंकि जब कोई बंदा ज़्यादा जमीन पट्टे पर लेगा तो उसमें वो एक्स्ट्रा लोगों को भी तो रखेगा काम करने के लिए। शुद्ध आय पर टैक्स लगने लगा।
हर आय की दरें अलग अलग थी, ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। एक चौथाई हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन रखने वालों पर 5%, 3 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन रखने वालों पर 17%, इस टाइप से अलग अलग तरीके के टैक्स दरें निश्चित कर दी गई। लेकिन अब फिर से एक नई समस्या आएगी। व्यापार की स्वतंत्रता दे जाने लगी, अधिक जमीन पट्टे पर लेने लगे, तो ऐसे में तो पूंजीवादी व्यवस्था फिर से शुरू हो गई। कृषि समुदाय में फिर से एक धनी वर्ग पैदा हो गया और एक गरीब वर्ग पैदा हो गया। जबकि सोसाइटी तो ये थी, समाजवाद तो ये था कि सब लोग इक्वल होंगे। लेकिन जो नया सिस्टम लेकर आया लेनिन, इस सिस्टम में पट्टेदारी जो व्यवस्था शुरू करी, नए जो टैक्स सिस्टम शुरू किया, इसके माध्यम से फिर से एक वर्ग अमीर हो गया और एक वर्ग क्या हो गया, गरीब हो गया। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में फिर से बाजार संपर्क स्थापित हो गया और धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था फिर शुरू हो गई, मुद्रा की भूमिका फिर से बढ़ने लगी और जो गवर्नमेंट की जो वितरण प्रणाली थी, डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। औद्योगिक क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तन किए गए। 17 मई 1921 को छोटे छोटे उद्योगों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें 3 लोग 4 लोग काम करते थे, उन सबको अंडर गवर्नमेंट कर दिया था ना पहले, उन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया और फिर से उन्हें प्राइवेट कर दिया। केवल बैंकिंग, विदेशी व्यापार और बड़े पैमाने पर जो होते थे उद्योग, यही राज्य के कंट्रोल में रहे और बाकी सारे प्राइवेट कर दिए गए। लेनिन इन्हीं उद्योगों को प्रभावशाली शिखर भी कहता था। तो यानी कि धीरे धीरे चीजें वहीं की ओर वापसी आने लगी। तो समाजवाद की और संक्रमण की नई आर्थिक जो नीति थी, अगर हम बात करें इसकी, तो युद्ध साम्यवाद के जरिए जहां एक और बॉल्शेविकों ने तत्कालिक दिक्कतों पर विजय प्राप्त करी, क्रांति को मजबूत बनाया, नई आर्थिक नीति हुई, आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को समृद्धि भी मिली, किसानों का भरोसा भी जीता। हालांकि ये चीज़ें भले ही अस्थायी थी शुरुआती दौर में, लेकिन 1921 के बाद चीज़ें धीरे धीरे स्थायी होने लगी, धीरे धीरे सुधरने लगी। 1923 के बाद कृषि उत्पादन में 40%, कुल बोए के क्षेत्र में 45%, अनाज क्षेत्र में 43% की वृद्धि हुई। क्योंकि अब किसानों को अपना प्रॉफिट मिलने लगा ना भाई। देखो, हर एक बंदा मेहनत क्यों करता है? कोई बंदा एक्स्ट्रा मेहनत इसीलिए तो करेगा कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब आपने किसान से कह दिया, आप जितना भी खेती करोगे वो सब मैं ले लूँगा, बदले में आपको सिर्फ उतना ही दूंगा जितना आपके खाने के लिए है, तो किसान खेती उतनी ही करेगा जितनी खाने के लिए है। लेकिन अब आप किसान से कह रहे हो कि आप एक्स्ट्रा बेच सकते हो, तभी तो किसान एक्स्ट्रा खेती करेगा। तो परिणामतः हर चीज़ सुधरने लगी, उद्योग में वृद्धि हुई, वृद्धि दर ज़्यादा होने लगी। परिणामतः औद्योगिक वस्तुओं के दाम बढ़े, उद्योग और कृषि वस्तुओं के मूल्यों में अंतर बढ़ा, उद्योग फायदे की स्थिति में आने लगा। हालांकि कुछ दिक्कतें तो पैदा हुई, लेकिन इतना तो चलता है। ठीक है भाई। दूसरी ओर नई आर्थिक नीति से जो बदलाव आए थे, कुछ समस्याएं भी आए थे। जो अंदर के विरोध थे वो सुलझ नहीं पाए, कुछ समस्याएं वैसे की वैसी बनी रही जो जैसी की जैसी थी। कृषि अर्थव्यवस्था में वैसे तो शोषण की गुंजाइश कम थी, परंतु इसके बावजूद भी बुजुर्ग संबंध को अभिव्यक्ति थी। जब तक भूमि पर निजी अधिकार रहा, एक परिवार निजी तौर पर काम करता रहा और उसकी निजी आमदनी होती रही। समाजवादी ढर्रे से खेती करने में किसानों को कोई विशेष रुचि थी नहीं, हर एक बंदा अपना प्रॉफिट चाहता था। देखो, जब हम क्रांति करते हैं ना, तो हमारे मन में ये चीज़ होती है कि राइट टू इक्वलिटी हो, सबको बराबर मिले। जब क्रांति सफल हो जाती है ना, तो हर एक बंदा सोचता है सिर्फ मुझे मिले। बिल्कुल रूस में यही चीज़ हुई। तो शुरुआत में तो सब लोगों ने क्रांति मिलकर एक साथ करी कि सारे बंदे भाई भाई हैं, लेकिन जब क्रांति सफल हुई ना, तो हर एक बंदा अपने पर्सनल प्रॉफिट चाहता था। हर एक बंदा सोचता था हमारे ट्रैक्टर हो, हमारे खेत हो और हमारे यहाँ लोग काम करें। बाजार का प्रवेश, जिसकी वजह से कृषि का स्तरीकरण हो जाएगा, निजी उद्यमी को उदय हो जाएगा, और ये सब चीज़ें समाजवादी तत्व से मेल नहीं खाती। क्योंकि समाजवाद का तो मतलब ये था कि सारी चीज़ें अंडर गवर्नमेंट होगी, लोगों को इक्वलिटी होगी, लोग सब चीज़ें, सबके पास ज़मीनें बराबर बराबर होंगी और सबके बेसिक नीड्स का ध्यान कौन करेगा? सोवियत संघ रखेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मेल नहीं खाती, जिससे पता चलता है कि समाजवाद पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं समाजवाद के सांस्कृतिक आयामों की। तो आप समाजवाद के सांस्कृतिक आयामों की बात करोगे तो शुरू पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि समाजवादियों को वो खास उपलब्धि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो आरंभिक समाजवादी राज्य में बड़े गौरवपूर्ण ढंग से सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, मुफ्त सेवाएं मिलेगी, संस्कृति का विकास होगा, महिलाओं को समानता देने का अधिकार की बात की जाएगी, नागरिकों को अच्छा जीवन जीने के अधिकार की बात की जाएगी, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात की जाएगी, रोजगार का अधिकार दिया जाएगा, लोगों को कार्य का महत्व दिखाया जाएगा, मुक्ति और अधिकार के क्षेत्र का विकास होगा। कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले जो राइट टू अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा मिलेगी लोगों को। वास्तविक अर्थों में लोगों को मनोरंजन की सुविधाएं भी मिल पाएगी, जो सारी चीज़ें राजशाही में नहीं थी, जो सब चीज़ें जारशाही में नहीं थी। माइनॉरिटीज़ और वुमेन्स को बहुत सारे अधिकार मिलेंगे, निजी संपत्ति खत्म हो जाएगी, राज्य का जो ढांचा होगा वो वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर होगा, लोगों के बीच में इकोनॉमिक इक्वलिटी की स्थापना हुई जाएगी, लोक संस्कृति के बीच की खाई को पाटे जाएगा, साहित्य, सिनेमा, कला, संगीत के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों का विस्तार होगा, उच्च कोटि की कलाओं का विकास होगा।
तो ये सब उपलब्धियाँ रही हैं किसकी? समाजवाद की। हालाँकि इसलिए इसके सामने कई बाधाएँ आई हैं। आगामी वर्षों में इसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन आगे चलकर जो पॉलिसीज़ चेंज हुई, जनता की जो पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ा है, तो इससे जो बड़े-बड़े पदों पर लोगों का जो विशेषाधिकार थे, वो कहीं न कहीं खत्म हुए हैं। और आगे चलकर कई सारे देशों में साम्यवादी जो क्रांति है, वो हुई भी हैं। आगे चैप्टर में कॉमिंटन के बारे में पढ़ाया गया, तो देखो कॉमिंटन क्या है? तो अभी तक रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। अब रूस ये चाह रहा है कि विश्व के अन्य देशों में भी समाजवाद की स्थापना हो। तो इसके लिए क्या होगा, एक पार्टी बनाई जाएगी, उस पार्टी का नाम होगा कॉमिंटन। इसका काम ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरे विश्व में समाजवाद की स्थापना करे। जितने भी नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं उन्हें समाजवाद के बारे में बताए और वहाँ पर पूंजीवाद को ख़त्म कर दिया जाए। तो बॉल्शेविकों ने रूसी क्रांति को विश्व की समाज क्रांति के अंग के रूप में देखा। पहली बार दुनिया में कोई ऐसा देश था जहां पर समाजवाद की स्थापना हुई। तो ऐसे में इन रूसी क्रांतिकारियों का यह मानना था कि पूरे विश्व में, यूरोप में, एशिया में साम्यवाद को बढ़ावा दिया जाए। पश्चिमी यूरोप के देशों को साम्यवाद, मजदूर और किसानों को इस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया गया कि वो अपने क्षेत्रों में क्रांति करें और क्रांति के माध्यम से सत्ता को पलट दें। और अंतर्राष्ट्रीय गृह युद्ध के माहौल में ही कॉमिंटन का जन्म होगा। इसकी सदस्यता के लिए जो शर्तें रखी जाएंगी, जो नीतियां बनाई जाएंगी, जो निर्धारण होंगे, वो रूसी क्षेत्र में ही होंगे। यानी कि रूस पूरी दुनिया में एक लीडर बन गया, किसका? समाजवाद का। तो जिस प्रकार से नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, सशस्त्र आक्रमण हुए थे, ये सारे मुद्दे पूरी दुनिया के लिए बताए गए और विश्व के अनेक देशों में इसकी विभिन्न ब्रांचें खोली गई। 1920 के बाद भारत में भी इसकी एक ब्रांच खोली गई और आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसी चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब बहुत सारे देश आज़ाद होंगे, तो वहाँ पर भी सोवियत स्थापना होगी, लाइक डैट चाइना में। लेकिन आप सभी को पता है 1991 में सोवियत व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो अगर कॉमेंटन क्या है तो ये बता दीजिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद को बढ़ाने का ये प्रोग्राम है। और नई आर्थिक नीति किस प्रकार से साम्यवाद के अर्थों से भिन्न थी? तो देखो, साम्यवाद का मतलब तो ये है कि सबको राइट टू इक्वलिटी हो, सभी लोगों को समान जमीन के अधिकार मिले, जो औद्योगिक व्यवस्था है वो मजदूरों के हाथ में रहे। लेकिन जो नई आर्थिक नीति थी उसमें निजी व्यापार को छूट दी गई, किसानों को भूमि पट्टे पर दी गई। तो ये चीज़ें साम्यवाद के आदर्शों से मेल नहीं खाती। तो अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आगे चैप्टर का सारांश है और चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।